सबसे पहला सिलेबस रेफरेंस जनाब आज पहले जो कवर करेंगे वो है 2D, और ये था मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी। नहीं, वो मैंने आपको जब शेयर होल्डर वाला पढ़ाया था, मैंने कहा था कि वो वाला टॉपिक अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो शेयर होल्डर वाली चीज आप पढ़ चुके हैं। वो ये था जो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था, शेयर होल्डर वाला टॉपिक। अच्छा, तीन चीजें हैं लोग जिनको आपस में मिक्स करते हैं। हमने जैसे पहले भी पढ़ा था और बात की थी बड़ी डिटेल के अंदर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, वो मिसिंग नहीं है साथ, वो नाम अलग होते हैं। ये जब हम आते हैं ना, वो रिस्क पे आएंगे, तो वो जहां पे आएंगे मैं आपको उसके साथ का दूसरा नेम भी बताऊंगा उसका, ठीक है। हम्म। अच्छा जी, अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होते हैं? अथॉरिटी हम बोलते हैं बेसिकली कि आपको कोई लीगल पावर मिल जाए। अब ये जब हम बात करते हैं ना लीगल पावर की, ये लीगल पावर आपको आती कहां से? अच्छा, विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करेंगे तो अथॉरिटी क्या है कि जो आपको ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में कहीं पे किसी भी मैनेजरियल पोजीशन पे सिलेक्ट होने की वजह से, पॉइंट होने की वजह से अल्टीमेटली मिल गई। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीगल राइट फॉर पावर। कि एक चीज है, आपको किसी चीज की सर्टन पावर दे दी गई, आपने उसको प्रैक्टिस करना है। कोई चीज है जो कि आपकी डोमेन में आती है, आपने उसे फॉलो करवाना है, इंप्लीमेंट करवाना है बाय एनी मींस, जो कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की डेलीगेट कर देगी कि ये पावर है, आपकी पावर की ये लिमिट है, उसके अंदर रहते रहते। अच्छा, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो टास्क आपको असाइन किया गया वो आपने परफॉर्म करना है अपने सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के अंडर। इसमें रिलेशनशिप किसका होगा? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का। इसका मतलब यह है कि सुपीरियर ने जो डायरेक्शन दी है, जिस चीज को उसने फुलफिल करने की डिमांड आपसे की है, आपने वो चीज परफॉर्म करनी है। तो इसका मतलब है जो ड्यूटी आपको दे दी गई वो आपने परफॉर्म करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। अच्छा, अब अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जिस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको असाइन की गई थी, आपकी अकाउंटेबिलिटी भी उस असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली। और ये आती कहां से अकाउंटेबिलिटी? नंबर वन, पहली बात सबसे पहले ये कहां से स्टार्ट होगी? अथॉरिटी से। जिस बंदे के पास अथॉरिटी है वो उस अथॉरिटी को यूज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। सिंपल। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। अब कहता है बारी बारी इन तीन टर्म्स के अंदर मेन डिफरेंस क्या है, हायरार्की के। अच्छा, इस हायरार्की को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप याद करें वो शेयर होल्डर्स का टॉपिक जिसमें हमने हायरार्की पढ़ी थी। कि देखें, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं किसको? डायरेक्टर्स को, कंपनी की देख रेख के लिए। डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट असिस्टेंट्स को और लेबर को। अब यहां पे इसका मतलब यह कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके कंधे पे गई? डायरेक्टर्स। डे टू डे ऑपरेशंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैनेजर्स। डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किसने परफॉर्म करनी है?
एम्प्लॉयज ने। इसका मतलब ये है कि कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन थे? सबसे पहले डायरेक्टर्स, और अकाउंटेबल किसको हैं? वो शेयर होल्डर्स को। इसी तरह डे टू डे टास्क की मैनेजमेंट, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कंपनी की मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट किसको अकाउंटेबल है? डायरेक्टर्स को। यूं ही एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने डेली बेस्ड टास्क परफॉर्म करने, वो किसको अकाउंटेबल है? सिंपल, मैनेजर्स को। अब इसका मतलब यह है कि अथॉरिटी उस बंदे के पास होगी जो कि आपको कोई टास्क असाइन करेगा, डेलीगेशन करेगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसने जो डायरेक्शन दिया आपने उसको फुलफिल करना है। आप अकाउंटेबल किस चीज के लिए? उस डायरेक्शन के लिए कि आपने वो चीज परफॉर्म की या नहीं की। तो इन कॉन्सेप्ट को कभी भी आपस में मिक्स नहीं करना। नेक्स्ट कहता है फीचर्स क्या है अथॉरिटी के। नंबर 1, अथॉरिटी है, कहता है एक तरह की पावर है कि आपने जो भी डिसीजन लेना है उसको राइट टाइम और राइट वे के ऊपर लेना। फिर कहता है अथॉरिटी होती है रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, और कौन प्रैक्टिस कर रहा होता है और फॉलो कौन करवा रहा होता है? सुपीरियर और एम्प्लॉयज या उसका सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी क्यों प्रैक्टिस की जाती है? ये एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। फिर कहता है अथॉरिटी को प्रैक्टिस करना, उस पावर को प्रैक्टिस करना हर किसी का लेजिटिमेट राइट है जिस बंदे के पास एक फॉर्मल पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। फिर कहता है अथॉरिटी एक की है मैनेजरियल जॉब को परफॉर्म करने के लिए। अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है टॉप टू मिडल, मिडल टू फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन टू बॉटम। कहता है इन प्रैक्टिस, जब अथॉरिटी को हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो सब्जेक्टिव होती है। काइंड्स ऑफ अथॉरिटी के हैं। नंबर 1, लाइन अथॉरिटी। अब लाइन अथॉरिटी का मतलब ये एक मैनेजर है, उसके पास एक मैनेजेरियल पोजीशन है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की ने उसको एक सर्टेन अथॉरिटी डेलीगेट कर दी कि भाई आप इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो जब अपनी पोजीशन के अगेंस्ट उस चीज को एक्सरसाइज कर रहा है, वो क्या है? लाइन अथॉरिटी। अब ये क्या होती है? सुपीरियर का काम क्या होता है? मैनेजमेंट का काम क्या होगा? ऑर्डर्स देना, इंस्ट्रक्शंस देना, जो डिसीजंस हैं उनको इंप्लीमेंट कराना नीचे तक। और क्या इसकी हायरार्की क्या है? यूं देखें, कंपनी की टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक लेवल, जो स्ट्रेटेजी वो सेट करते हैं, जो डिसीजन वो लेंगे उसको इंप्लीमेंट करवाना, उसको फॉलो करवाना मिडिल लाइन का काम है। अब मिडिल लाइन किससे करवाएगी? खुद तो नहीं करेगी, फर्स्ट लाइन से करेगी या एम्प्लॉयज से करवाएगी। अल्लाह का शुक्र जैन वालेकुम सलाम। उसके बाद कहता है स्टाफ अथॉरिटी। अच्छा, अब कहता है अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी की जब हम बात करते हैं, जब आप किसी भी स्टाफ को एक स्पेशलाइज्ड अथॉरिटी दे देते हैं बट वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मल चेन का हिस्सा नहीं होता। अच्छा, ये होता कब है? जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज लार्ज हो गया, जब आप वो चीज खुद डायरेक्टली नहीं कर सकते, जब सुपरविजन इंक्रीज करनी है आपने, फिर जब फर्स्ट लाइन मैनेजर
हर चीज को हैंडल नहीं कर पा रहा। फिर जब फर्स्ट लाइन मैनेजर को भी एडवाइस और कई चीजों की ऊपर जो है ना, कई मैटर्स के ऊपर लोगों से काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में जारी बात है किसी एक स्पेशलिस्ट एम्प्लॉय को आप वो अथॉरिटी दे देंगे, और ये डेलीगेशन से आएगी। इसमें कोई टॉप मैनेजमेंट का लेवल जो है ना, वो आपको वो चीजें डेलीगेट करेगा। उसके बाद कहता है फंक्शनल अथॉरिटी। अच्छा, फंक्शनल अथॉरिटी कहां से आती है? जो हर डिपार्टमेंट का हेड होता है। अब उसके पास ये अथॉरिटी क्यों थी? क्योंकि वो एक बिजनेस फंक्शन को हेड कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो बंदा उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्पेशलाइज्ड है, और इसको जो अथॉरिटी दी थी ये ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन दी थी, क्योंकि वो बंदा एक्सपर्ट था इसके अंदर। उसके बाद कहता है रिस्ट्रिक्शंस टू अथॉरिटी क्या है? नंबर वन, सबसे पहले क्या चीज होती है? लीगल कंस्ट्रेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की ने आपको डेलीगेट कर दी एक स्पेसिफिक अथॉरिटी। आपको पता है कि ये चीज है, इसकी ये डोमेन्स है, आपने उसी डोमेन के अंदर रहते रहते वो चीज प्रैक्टिस करनी है। और वो डोमेन क्या होगी? अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स पहले से स्टैब्लिश हुए हैं, आप मोहताज हैं उसको फॉलो करने के, उसको फॉलो करके आप ये सारी चीजें कर रहे होंगे, उसी के अकॉर्डिंगली कर रहे होंगे। और ये बेसिकली कंपनी सारी चीजें शो करती है, हर चीज कि कंपनी ने गवर्न किस तरह से होना है, किस मैनर में होना है। दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि फिर आपको लेटर ऑन कंपनी के बारे में बताएंगे कि हमारी जुडिफिकेशन क्या है। तो वो क्या होगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और ये किस चीज को देख के बनाया जाता है? आपके लिए जो चीजें सूटेबल होती हैं विद रिस्पेक्ट टू योर कंट्री बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ। हर मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो चाहे किसी भी लेवल पे बैठा हुआ है, जितना मर्जी उसका टॉप लेवल है, जो मर्जी है, वो कहता है वो इन ट्रेडिशंस, इन लॉ को फॉलो करने की उसके ऊपर लिमिटेशन है, उसे हर हाल में करनी है, और रिस्पेक्ट करें इन लॉज की। उसके बाद कहता है दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या? नेचुरल और बायोलॉजिकल लिमिटेशन। मतलब एक बंदे को ऐसी चीज जो कि वो परफॉर्म नहीं कर सकता, उस चीज का ऑर्डर मिले ड्यू टू बायोलॉजिकल रीजन, तो वो बंदा नहीं कर सकता। हर बंदे का एक मतलब, आप उसे कहेंगे 10 बोरियां वेट उठा लो, अब उस बंदे की वो कैपेसिटी नहीं है, तो वो ऑर्डर कैसे फुलफिल कर सकता है? वो नहीं कर सकता। उसके बाद कहता है आपकी टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन है। अच्छा, अब ये टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन क्या है? यहां पे एक वो बड़ी टेक्निकल बात कह रहा है कि बाज चीजें टेक्निकली पॉसिबल होती हैं, बाज नहीं होती। अगर हर चीज को आप विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी देखेंगे, तो टेक्नोलॉजी के तो अपने कुछ बिल्ट इन कंस्ट्रेंट्स होते हैं। अगर आप उन कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करेंगे, फिर वो चीज नहीं आप कर सकते।
उसके बाद कहता है सोशल कंस्ट्रेंट्स क्या। अब ये सबसे ज्यादा जालिम होते हैं। ये सोशल फैक्टर्स की वजह से अराइज होते हैं। और मसला ये है कि यहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस होती हैं जो कि किसी मैनेजर को फॉलो करनी पड़ती हैं। कुछ बिलीव्स, कुछ नॉर्म्स, कुछ कोड्स, आप मुहताज हैं उनके, आपको वो फॉलो करनी पड़ेंगी। उसके बाद कहता है ऑर्गेनाइजेशनल लिमिटेशन। देखें, ऑर्गेनाइजेशन ने एक बाउंड्री के अंदर रहना है और वो कितने स्पेसिफिक होंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, रूल्स, उन्होंने उसी चीज को फॉलो करना है। और वो सारी चीजें किसके अंदर लिखी हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली चल रहे होंगे। अगर आपने कोई एग्रीमेंट करना है तो जाहिर बात है, अगर वो पार्टनरशिप बेस है तो आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट उसी चीज के अकॉर्डिंगली करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करेंगे। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स की। डिफरेंट मार्केट फोर्सेस जो कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर असर अंदाज होती हैं और रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं मैनेजरियल अथॉरिटीज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक बात समझ आती है कि एक हम कह रहे हैं कि ठीक है, एक सेल का सर्टन लेवल है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एनुअली हमें 1000 यूनिट्स सेल करने हैं, समझ आती है बात। अगर मैं कहूँ जी कि 2000, पहली बात तो ये इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट ये है कि क्या कंपनी के प्लांट की इतनी कैपेबिलिटी या आपकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी इतनी है कि आप इतने रिसोर्सेज लेके पहले 2000 यूनिट मैन्युफैक्चर करेंगे तो सोल्ड होंगे ना। और अब तो इन्वायरमेंट बिजनेस की इतनी हाईली कंपेटिटिव है कि ना आप बहुत ज्यादा कर सकते हैं ना बहुत कम कर सकते हैं। कंपेटिटर की प्राइसेस को आपने हर टाइम देखना है, वो आउटपुट भी आपने उतना देना है मार्केट के अंदर जितना आपका कंपेटिटर दे रहा है। नहीं देंगे तो आपकी चीज की शॉर्टेज होगी, उसका कस्टमर ज्यादा हो जाए, बहुत सारी लिमिटेशंस। फिर कहता है लिमिटेड स्पैन। यस, मैनेजरियल अथॉरिटी कहते हैं लिमिटेड होती है, उतने लोगों के ऊपर होती है जितने आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल, मतलब जितने लोगों की रिपोर्टिंग के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल कहा हो, जितने लोग आपकी सुपरविजनशिप के अंदर रखे हो। अब ये नहीं हो सकता एक मैनेजर के जी अच्छा सारे लोगों की रिपोर्टिंग के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और भाई उसके अंडर तो वो मे भी वर्क एक्टिविटीज परफॉर्म भी ना। ऐसे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं अथॉरिटी को। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से? गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड एग्रीमेंट्स, डीलर सप्लायर कस्टमर, सोशल बिलीव्स, गोल्स हैबिट्स एंड कस्टम्स। इंटरनल फैक्टर की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट लॉ और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, हायरार्की जो है, बजट्स, पॉलिसीज, रूल्स रेगुलेशंस, पोजीशन डिस्क्रिप्शन, बहुत सारे फैक्टर इसके अलावा भी। उसके बाद कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन जो कि आपको फुलफिल करना है, यानी कि वो ऑब्लिगेशन किसके अगेंस्ट होगा? असाइंड ड्यूटी के अगेंस्ट। जो चीज आपको असाइन की गई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने वो चीज फुलफिल करनी है। और कहते हैं ये चीज किसके दरमियान एग्जिस्ट करेगी? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के दरमियान। उन लोगों ने अपनी डे टू डे टास्क परफॉर्म करने हैं। अगर हम बात करते हैं फीचर्स की, अब जारी बात है पहली चीज तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है ह्यूमन बींग्स को। नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर मशीन्स वगैरह की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती ना, हता कि उनको कंट्रोल करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमन बींग की होगी। अच्छा, वो कहता है ये अराइज होगी फ्रॉम सुपीरियर और सब ऑर्डिनेट के साथ इसका रिलेशनशिप ये होगा कि आपने वो चीज फॉलो करनी।
उसके बाद कहता है क्या चीज होगी, एक सिंगल पर्सन तक हम इसको कन्फाइन कर सकते हैं। मतलब हर बंदा इंडिविजुअली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो आप दे है ना, जो उसको असाइन की गई थी चीज, उसकी अकाउंटेबिलिटी उसी तक है, दूसरे बंदे की जिम्मेदारी उस पर नहीं है। फिर कहता है ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन टर्म्स ऑफ, हम इसको किस में डील करते हैं, फंक्शन, टारगेट या गोल की सेंस में। फिर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो ड्यूटी आपको असाइन की गई आपने वो परफॉर्म की या नहीं। अब वो कहता है ये डेरिवेटिव है किसका, अथॉरिटी का। इसका मतलब एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ, अकाउंटेबिलिटी। फिर कहता है ये एब्सोल्यूट है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई, आपने आगे से किसी और की जिम्मेदारी लगा दी, नो। इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो आपने खुद चीज परफॉर्म नहीं की, आगे किसी और बंदे को कह दिया कि वो एक्टिविटी परफॉर्म कर, जो कि गलत है। उसके बाद कहता है इसका फ्लो कहाँ होता है, अपवर्ड। जारी बात है, नीचे वाला ऊपर वाले को, अगर हम बात करें लोअर स्टाफ अपर स्टाफ को जो आप दे अकाउंटेबल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट, अकाउंटेबिलिटी कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज होती, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो अकाउंटेबिलिटी भी उसी के अकॉर्डिंगली होगा। नेक्स्ट कहता है फॉर्म्स क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। नंबर वन, ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे 1 मिनट दें, मैं ये क्लास चेंज कर लूं, और इसकी चार्जिंग भी एंड होने वाली है, यूपीएस पे चल रहा है, लाइट नहीं है इस क्लास में, मेरे ख्याल से चार्जिंग भी नहीं होती। हिजरत करेंगे, हिजरत पढ़ने के लिए हिजरत। इस क्लास का वो नहीं प्लान करवाया हुआ उसके ऊपर यूपीएस पे, किसी में भी नहीं आएगी। तो मैं क्या चले जी, मिल गया कमरा, शुक्र। अच्छा जी, अब कहता है फॉर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या, दो होती हैं, एक होती है ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक होती है अल्टीमेट। देखें, ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो टास्क वो उनको असाइन किए गए, वो टास्क जो है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि भाई फाइनल ऑब्लिगेशन देखें, ठीक है आपको टास्क असाइन कर दिया, अच्छा अब इसका मतलब ये है कि उसको अवेल्युएट किसने करना है, किसी मैनेजरियल पोजीशन में, कि भाई क्या वो चीज आपने एफिशिएंटली परफॉर्म की है या नहीं की। तो ऑपरेटिंग का मतलब है आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, आप ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रहे हैं, उसको परफॉर्म कर रहे हैं। और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जाहिर बात है किसी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि इंश्योर करेगा क्या वो चीज उसने एफिशिएंटली परफॉर्म की है या नहीं की है। उसके बाद कहता है अकाउंटेबिलिटी,
अब देखिए, जिस चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल थे उसकी एक्सप्लेनेशन आपसे मांगी जाएगी, आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि आपने क्या उस टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म किया या नहीं किया। देखिए, एक बंदा जो कि अपने बॉस के अंडर काम कर रहा है, उसके बॉस ने उसको जो भी टास्क दिया, जो भी ड्यूटी दी, उसने वो चीज परफॉर्म करनी है। तो किस चीज के लिए अकाउंटेबल है कि जो उसको ड्यूटी असाइन की गई थी, क्या उसने वो चीज परफॉर्म की या नहीं की। और किसी चीज के बारे में उससे नहीं पूछा जाएगा, ना वो आंसरेबल है। फिर कहता है ये किस केस में होती है अकाउंटेबिलिटी, जब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन ने एक चीज दे दी, अथॉरिटी दे दी, एक चीज थी, अथॉरिटी ये थी, आपने दूसरों को टास्क डेलीगेट करना था, आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई। तो इसका मतलब है वो जब लीगली आपसे काम करवा रहा हो, अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं। फिर कहता है ये अकाउंटेबिलिटी है, ये ना ही शेयर होती है ना ही डेलीगेट की जाती है किसी और को। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो अकाउंटेबिलिटी भी आपकी होगी। और किस हद तक होगा, सिर्फ जो ड्यूटीज आपको असाइन की गई, जो असाइन नहीं की गई उसके अगेंस्ट भी आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बेशक आपकी वर्क डोमेन में 10,000 चीजें आती होंगी, बट आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और कहते हैं इसका फ्लो क्या होता है। अच्छा, फिर कहता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिफरेंट है, तो होगी, जारी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो फिर अकाउंटेबिलिटी होगी ना। फिर कहता है यूनिटरी इन नेचर है, यूनिट ऑफ कमांड, सिर्फ आपने एक बंदे की डायरेक्शन को मानना है। जब तक आप उसकी डायरेक्शन को नहीं मानेंगे, एक ही बंदे की, तो फिर कई लोग जब आपको डायरेक्शन दे रहे होंगे, आप कई लोगों की डायरेक्शन का सामना कर रहे होंगे अल्टीमेटली, तो फिर कंफ्लिक्ट आएगा, कंफ्यूज भी आप रहेंगे। उसके बाद कहता है मीनिंग या सोर्सेज ऑफ पावर क्या है। वो क्या है। हम इसको क्या बोलते हैं, जब आप किसी के ऊपर इन्फ्लुएंशियल हो सके, मतलब आपके पास पावर है कि आप किसी के भी एटीट्यूड को चेंज कर सकें, उसके ऊपर असरअंदाज हो सके। अब दो बातें, एक चीज पावर, एक राइट। अच्छा, अगर आप समझते हैं ना कि आपको पावर प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसका मतलब आपके पास उस पावर को प्रैक्टिस करने का राइट होगा। और यही हम इसको बोलते हैं लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर, जैसे आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में मैनेजमेंट पोजीशन के ऊपर एक बंदा बैठ गया तो उसको भाई वो पावर दी भी है ना। उसके बाद कहता है सोर्सेज ऑफ पावर क्या है। नंबर वन, करेक्टिव पावर। अच्छा, करेक्टिव पावर क्या है। एक बंदा है, उसके पास पावर है ऑर्डर देने की, वो ऑर्डर देता है, आपको डायरेक्शन देता है, आप वो चीज फॉलो नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आप पनिश करेंगे। आप इन्फ्लुएंशियल होंगे किस तरह से, उसको उस चीज के अगेंस्ट पनिश करके। एक्सपर्ट पावर है, एक बंदा है कि भाई आपको पता है ये बंदा एक्सपीरियंस है, इसके पास उस चीज का एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, तो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी, उसकी डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा।
अगर नहीं करेंगे तो लॉस अपना। तो वो किस वजह से इन्फ्लुएंशियल हो रहा है आपके ऊपर? क्योंकि उसके पास उस स्पेसिफिक फील्ड का नॉलेज है, एक्सपीरियंस। उसके बाद कहता है लेजिटिमेट पावर। अब ये कहता है मतलब क्या है कि जब लॉफुली आपको एक चीज के लिए इंटाइटल कर दिया गया, फॉर एग्जांपल ये बंदा प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ये बंदा एमएनए है, ये एमपीए है, ये बंदा सीईओ है, ये डायरेक्टर है, किसी भी। तो देखिए कंपनी के केस में आर्टिकल और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की वजह से आपको वो मिल रही है पावर, लेजिटिमेट। जो प्राइम मिनिस्टर है उसको उस कंट्री का लॉ दे रहा है, आइन दे रहा है पावर, क्या आप ये चीज कर सकते हैं, ये चीज नहीं कर सकते। उसके बाद है रेफरेंट पावर। कहता है ये पावर किस बेस पे एग्जिस्ट करती है? ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंसर। इसका मतलब ये है, क्या है, आप चीजों को रिलेट कर सकते हैं। एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को कहता है यार देखो वो बंदा है, उसको भी मैंने यूं कहा था, उसने यूं काम कर लिया। अब वो चीजें आपको किस लिए कह रहा है, बार बार रिलेट क्यों कर रहा है, आपको किसी रेफरेंस क्यों दे रहा है? आपको मोटिवेट करने के लिए। तो वो कर सकता है, आपको किसी की मिसाल दे सकता है। रिवॉर्ड पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये अट्रैक्ट करेगी, ये बेसिकली एक ड्राइविंग फोर्स है, मोटिवेशन फोर्स है। आप ज्यादा बेटर मैनर में अपना रोल फुलफिल करें। अब कहते हैं रिलेशनशिप क्या है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में? डायरेक्ट। अथॉरिटी है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बड़ा स्मूथली चले, हर वर्क एक्टिविटी अपने डिजायर्ड मैनर के अंदर परफॉर्म हो रही हो, सारा कुछ हो। तो अल्टीमेटली उसके लिए आपको क्या करना है? ये बात समझनी होगी कि अगर मेरे पास किसी एक लेवल की अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है तो मैं उस अथॉरिटी को प्रैक्टिस करने के अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबल हूं कि उसको मिस यूज ना करूं। फिर जो आप दूसरों को ड्यूटीज असाइन करते हैं, अगर वो नहीं उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो आपके पास अथॉरिटी है, आप उसको पनिश कर सके। तो बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उस बंदे ने जो आपको अपना काम नहीं करवा रहा आपसे, आपको जो चीजें उसने असाइन की वो ऑर्गेनाइजेशन की डोमेन है, ताकि आप वो चीज परफॉर्म करें। फिर अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी, जहरी बात है। अथॉरिटी होगी आपके पास तो कल को पूछा भी आपसे जाएगा, क्योंकि आप एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बंदे की जारी बात है, उसको आपने ऑथोराइज किया है, एक चीज की पावर दे दी, सारा कुछ कर लिया, तो कल को आपने आंसर उससे मांगना है। एक बंदा है जो सिर्फ डायरेक्शन फॉलो करता है, उसकी तो कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। वो अपनी डायरेक्शन के अगेंस्ट है अकाउंटेबल, परफॉर्मेंस के लिए आप होंगे उसकी। कि मैनेजर को कहा गया था कि भाई तुम इस बंदे की रिपोर्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, सारा काम ये जो भी करेगा तुमने देखना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है हु रिपोर्ट्स टू होम, वो फिर कहां से ओरिजिनेट होता है? यही से होता है। और वो जिस बंदे ने जिसको रिपोर्ट करनी थी उसी बंदे के लिए
बंदा अकाउंटेबल होगा उसकी परफॉर्मेंस के लिए, बाकी किसी की नहीं। जी जनाब, अब पहले बारी बारी इस सिलेबस रेफरेंस से रेलेवेंट किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, और स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आएगा। चलें, हाँ जी, कोई क्वेश्चन देख लिया, कोई चीज क्लियर ना हो? ऑल इज वेल, गुड। चलें जी, अगले सिलेबस रेफरेंस पे चलते हैं। अगला सिलेबस रेफरेंस है 2E, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और इंसेंटिव्स के ऊपर। अच्छा, यहां पे ना इस सिलेबस रेफरेंस में से वो एक दो टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से वो क्वेश्चन इतना जनरल बनाएगा कि आपको शायद में भी लगे कि ये शायद चीज हमने की नहीं है या पढ़ी नहीं है, इस किस्म की चीज। अच्छा, अब वो जनरल कैसे करेगा, मैं आपको पहले ये कराने से पहले ना दो चार बातें बता देता हूँ। जनरल एक क्वेश्चन ये होगा कि वो सिंपल आपसे पूछेगा कि जी परफॉर्मेंस सिस्टम होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है। अच्छा, अब आप लोग ये समझेंगे हमने तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ा, यहाँ पे वो कह रहा है परफॉर्मेंस सिस्टम। भाई कोई फर्क नहीं, एक ही। फिर आपको एक जनरल क्वेश्चन इस एंगल में पूछेगा कि जी रिवॉर्ड्स होते हैं और रिवॉर्ड्स देने की वजह से परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे होती, ये भी जनरल क्वेश्चन है। ये मैं अब नीचे हम जैसे जैसे आते जाते हैं तो मैं आपको बताता जाऊं, तो वहां पता लगे आप लोग कंफ्यूज हो जाए, पता नहीं क्या उसने क्वेश्चन कर दिया, वो सिर्फ उसने लैंग्वेज चेंज की है, बात वही है। अच्छा जी, कहता परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है। अब परफॉर्मेंस सिस्टम और मैनेजमेंट में क्या फर्क है, सिर्फ मैनेजमेंट और सिस्टम, सिस्टम आपने स्टैब्लिश कर दिया, ऐसी गाइडलाइंस, ऐसे इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स जो कि शो करेंगे आपको किस चीज में कि क्या जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो आपने गोल सेट किए थे क्या वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अच्छा, जब मैनेजमेंट का वर्ड लग गया तो वहां पे तो सिस्टम में तो इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स थे, कंपोनेंट्स थे। यहां पे मैनेजमेंट का वर्ड लगने से सिर्फ आंसर में टेक्निकल लैंग्वेज में फर्क यह आएगा कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेसिकली एक अप्रोच है। ये दो बातों का ख्याल रखना है आपने लिखते हुए कि सिस्टम को आप क्या बोलेंगे, इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स है, एलिमेंट्स हैं। और जब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कह रहा है तो इसका मतलब है वो क्या, एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। पर्पस आगे सेम है दोनों का, क्या, सिंपल कि जी इंश्योर करना है इस चीज को कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आपने सेट किए थे, ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, वो मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये जो परफॉर्मेंस सिस्टम है या मैनेजमेंट है, इसका काम क्या है, बेसिकली ऐसी चीज जिसमें आप इस कम्युनिकेशन को इंश्योर करते हैं। ये कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करती है बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय कि जी वो फीडबैक हो रहा है या नहीं हो रहा। नंबर वन, फीडबैक आप किस चीज के अगेंस्ट, जो आप परफॉर्म कर रहे हैं सही तरह से परफॉर्म कर रहे हैं नहीं, आपकी परफॉर्मेंस अलाइंड है विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या नहीं है, यानी कि आप इस चीज को इंश्योर कर पा रहे हैं कि नहीं कि आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव कर रहे हैं कि नहीं। अब कहते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों, दो मेन डोमेन्स हैं जिसमें हमने इस चीज को एनालाइज करना होता है। नंबर वन, ये आपकी बेसिस है आपकी एनुअल परफॉर्मेंस की, क्या आपको इस चीज का इंश्योर करना कि बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस क्या रही, कौन सी ऐसी डोमेन्स हैं जो कि आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, कौन सी ऐसी डोमेन्स हैं जो कि आपने अच्छी परफॉर्म की, कौन सी बैड की। और ये बेसिस होंगी आपके एनुअल अप्रेजल, इसी बेसिस पे आपको अप्रेजल मिलेगा। फिर कहता है एम्प्लॉय के नजदीक
ये चीज क्या है? क्या मैनेजर्स एम्प्लॉय की बात को सुनते हैं, उसको कंसीडर करते हैं? क्या मैनेजर्स उसके काम में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है? वो जो परफॉर्म कर रहा है उसकी टेक केयर करते हैं या नहीं करते? और कहते हैं इसके लिए वो हर टाइम कहें कि जी जो भी फीडबैक आपका मैनेजर देगा उसको वो कंस्ट्रक्टिव मैनर के अंदर लें, कि यस मैं यहाँ पे मेरे अंदर लूप होल होंगे, मुझे जरूरत है यहाँ पे इंप्रूवमेंट की। अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कहता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल क्या? डिफरेंट फेजेस स्टेप्स हैं। पहला फेज क्या होता है? प्लानिंग। आपको बताया बेसिकली प्लानिंग का वर्ड जहां पे भी आएगा मैनेजमेंट के कॉन्टेक्ट के अंदर तीन मेन चीजें देखनी है आपने। क्या? नंबर वन, गोल्स, स्ट्रेटेजी, रिसोर्सेस। तो यहां पे भी कह रहा है जो आपने गोल सेट किए एम्प्लॉयज के लिए, क्या वो गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं? और उनको कैसे पता लगेगा उन्होंने क्या चीज करनी है? जरूरी बात है आप जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर उसको बताएंगे कि भाई तुम्हारी ये ड्यूटीज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर जाहिर बात है उन गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी क्या है, पाथवेज क्या है जिसके थ्रू वो चीज अचीव करेंगे? क्या उनके पास इतने इनफ रिसोर्सेज हैं कि जो टास्क उनको असाइन किए गए वो कंफर्टेबली उन टास्क को परफॉर्म कर लें या नहीं है? नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में क्या है? अब आपने उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर भी तो करना है कंटिन्यूस बेसिस पे, कि वो जो गोल है वो अचीव कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं है। आपने ट्रैक करना है रियल टाइम। फिर आपने मॉडिफाई करना है अपने आप को उस चेंज के अकॉर्डिंगली, ट्रैक करना है चेंजेस को। उसके बाद कहता है डेवलपिंग में बात करते हैं। अच्छा, अब ये डेवलपिंग क्या है? वो कहता है मॉनिटरिंग फेज के अंदर जो भी डेटा आपने गैदर किया, आपको पता लग गया ये चीज थी, ये प्रॉब्लम था, ये टास्क असाइन किया, इसने ये चीज नहीं की, तो मे बी दो तीन रीजन हो सकते हैं उसकी पुअर परफॉर्मेंस के। मे बी वो उस रोल के हिसाब से कंसिस्टेंट ना हो, वो उस असाइनमेंट के हिसाब से कंफर्टेबल फील ना कर रहा हो, उसकी डोमेन का काम ना हो, नंबर वन। नंबर टू, मे बी ये भी हो सकता है कि भाई उसके अंदर वो स्किल लैक कर रही हो, तो आप क्या करेंगे? उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, उसको उस फील्ड का नॉलेज प्रोवाइड करें ताकि वो बंदा कंफर्टेबली वो टास्क परफॉर्म कर सके। उसके बाद कहता है रेटिंग। कहता है हर एम्प्लॉय अपनी परफॉर्मेंस को, कहते हैं जो भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस हो उसको वो पीरियडिकली रेट करे। अच्छी है, बुरी है, लोग करें, उसका सुपरवाइजर करे जिसके अंडर उसकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको वो कहते हैं 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम यूज किया जाए। रिवॉर्ड कहता है, कहता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके थ्रू रिकग्निशन मिलती है। जो आप काम कर रहे हैं क्या आपने वो अच्छा काम किया या नहीं किया? मतलब आप थैंक्स कहना चाह रहे हैं, उसको रिवॉर्ड देना चाह रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट। वो परफॉर्म करेगा, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करेगी।
टाइप्स क्या है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? नंबर 1 जनरल अप्रेजल। ऐसे ही कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन है बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। पूरा साल एम्प्लॉयज जो काम करते हैं, मैनेजर्स उनको जो फीडबैक देते हैं, अच्छा काम किया, बुरा काम किया, कितने गोल्स, कितने टारगेट्स अचीव किए, तो उनकी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट उनको फीडबैक देना, ये जर्नल है। इनकरेज करना। 360 अप्रेजल क्या है? एम्प्लॉय के काम के बारे में फीडबैक देना, उसके परफॉर्मेंस और बिहेवियर को उसके लोगों से, ये जो मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनसे इस चीज की इंश्योरिटी लेना कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फीडबैक पॉजिटिव हो, प्रमोट करें या जो भी करना चाह रहे हैं करें। उसके बाद कहता है टेक्नोलॉजिकल परफॉर्मेंस अप्रेजल। मतलब ये कहता है टेक्निकल नॉलेज के ऊपर एग्जिस्ट करता है कि आपके पास कितनी टेक्निकल एक्सपर्टीज और कैपेबिलिटीज है। जो एम्प्लॉय टेक्निकली जितना साउंड होता जाए, जारी बात है उस बेसिस पे किसको अच्छा अब इस फील्ड की नाउ हाउ हो गई है। ये इनकरेज करने के लिए भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग को, ये बंदा एडॉप्ट करता है, जो भी चीज न्यू होती है उसको उसमें इनकरेज होता है और उस चीज को एडॉप्ट करता है। फिर सेल्फ असेसमेंट, इसमें कहा जाता है एम्प्लॉय खुद कंपेयर करे अपनी परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से, कितना उसने टारगेट दिया था, बॉस ने कितना टारगेट उसने अचीव किया। फिर कहते हैं एम्प्लॉयज से डिस्कस करें, बाकी लोगों से, अपने दोस्तों से डिस्कस करें अपनी अचीवमेंट्स और अपने फेलियर्स को। हर किसी को पता होता है कितने पानी में है, कितने पानी में नहीं। उसके बाद कहता है मैनेजर परफॉर्मेंस अप्रेजल। एज ए कलेक्टिव टीम की बेसिस पे, वो मैनेजर और भी तो लोगों की रिपोर्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके अंदर जितने लोग काम करते हैं वो सारे के सारे टीम मेंबर्स क्या कहते हैं उसके बारे में, दूसरे बंदे की परफॉर्मेंस के बारे में, उनके क्या व्यूज है। तो मैनेजर सक्सेसफुल तब होता है जितने डिसीजंस उसने लिए, जितनी डायरेक्शंस उसने प्रोवाइड की, वो सारी की सारी फुलफिल। तो सक्सेसफुल मैनेजर की निशानी ये है कि उसने जितने आउटकम्स अचीव करवाए होंगे एफिशिएंटली। अब इसमें क्या कहता है, प्रोजेक्ट एवेल्युएशन रिव्यू करना। ये सबसे ज्यादा अच्छी चीज है कि वो आइडेंटिफाई करे। अब किसी प्रोजेक्ट पे तो वहां पे तो फेजेस होते हैं ना, डिफरेंट प्रोजेक्ट का जरा क्राइटेरिया अलग है। तो स्टार्टिंग से लेके कंप्लीशन तक हर स्टेज के ऊपर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या रही, उसको जो चीज असाइन की गई, जो सा भी फेज असाइन किया गया, उसने कितना अच्छी तरह उसको परफॉर्म किया। अब वो कहता है इसमें आप क्या करें, जो एम्प्लॉई हैं वो टारगेट एक सेट कर दें साल स्टार्ट होने में, और जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तो वहां पे उसकी परफॉर्मेंस को जज करें कि वो क्या हो रहा है। और कहते हैं इसमें रियलिस्टिक सेल्स टारगेट हो, अनरियलिस्टिक ना हो। अब एक चीज, मतलब आप कहते हैं जी फॉर एग्जांपल 2000 यूनिट सोल्ड हो, अब कंपनी की कैपेबिलिटी ना हो 2000 यूनिट बनाने की, तो बेचेगी कहां से।
उसके बाद कहता है ऑब्जेक्टिव क्या है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन कहा ना एक जनरल, कि ये आउटकम क्या होते हैं, अप्रेजल के, या आप जनरल बात करें एम्प्लॉयज के, तो वो यही है। मतलब सबसे पहले कहते हैं जो लोग ये स्टेजेस ऊपर हमने देखी, ये सारी चीजें यहाँ पे बातें फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो एक चीज इंश्योर होती है, लोग जो चीजें स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे होते हैं। फिर कहता है ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम लोगों की स्किल्स और नॉलेज को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज होता है, ताकि वो लोग अपनी जॉब को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट को बूस्ट करने के लिए ये चीज यूज की जाएगी। फिर एक कम्युनिकेशन चैनल आपका बन जाएगा बिटवीन टीम एंड सुपरवाइजर। फिर आपका जो गोल सेटिंग का प्रोसेस है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर कहता है आप उन इश्यूज को देखें जिसकी वजह से परफॉर्मेंस आपकी लो, सजेशंस प्रोवाइड करें। हर बंदा वैल्यूएट करेगा, हमने ऊपर देखा है कि एक बंदा अपनी ओन परफॉर्मेंस को खुद वैल्यूएट करे, सजेशन, फिर जारी बात है जो मैनेजर है जिसके अंदर उसकी रिपोर्टिंग है वो उसको सजेशन भी प्रोवाइड कर रहा होगा। फिर आपको डेटा मिल जाएगा कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे, जैसे प्रमोशन करनी है नहीं करनी, कल को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन कैसे पे करनी है। उसके बाद आता है पर्पस क्या है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में। नंबर वन, फीडबैक मैकेनिज्म देख। पहली चीज ये होती है एक सिस्टमैटिक फीडबैक सिस्टम आप जनरेट कर लेते हैं इसके थ्रू। मतलब आपको पता लग जाता है किन पाथवेज को फॉलो करके आपने क्या चीज करनी है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में, एम्प्लॉयज को पता लग जाता है किन स्टैंडर्ड्स को मीट करना था, अगर वहां पे कहीं पे लूप होल है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट जरूरत है, वो आप करते हैं। नंबर टू, डेवलपमेंट कंसर्न। जो डेवलपमेंट इश्यूज आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर वो कहते हैं कौन सी स्किल और नॉलेज का लेवल रिक्वायर्ड है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, वो फैसिलिटेट करेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को। फिर डॉक्यूमेंटेशन कंसर्न क्या है। अब यहाँ पे वो कहता है एक तरह का ना डेटाबेस बन जाता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के अगेंस्ट के, आपको पता लग जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस का लेवल क्या था, उनकी स्किल्स क्या थी, उनके पास नॉलेज एक्सपर्टीज क्या थी, जिसको यूटिलाइज करके वो कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे थे। फिर आपको ये भी पता, क्योंकि डेटा बनेगा, जब डेटा बनेगा उसकी परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर बाकी सारी चीजें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी इजीली डायग्नोज हो जाएगी, कौन सी चीज कहाँ पे रॉन्ग है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो भी हो जाएगी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस की अगर हम बात करते हैं, कहता है कई चीजें इसकी बेसिस पे ना
जो ऑन द रिकॉर्ड आ चुकी होती हैं। मैनेजमेंट कई स्टेप्स लेती है, कई डिसीजंस लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर परफॉर्मेंस लो है, मैंने जैसे आपको पहले बताया, क्या आपने रीजन जानने की कोशिश की? क्या उस बंदे के अंदर उस टास्क को परफॉर्म करने की नेसेसरी स्किल, एक्सपर्टीज, नॉलेज लेवल था या नहीं था? अगर नहीं था तो वो आप डेवलप करें, उसके अंदर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का पार्ट बनाएं, उसको प्रमोट करें। कहीं पे अगर कोई चीज, उसके मोटिवेशन लेवल कम हुआ है, उसकी कंपनसेशन इंक्रीज कर लें। अगर डिक्रीज तो करनी है, कहीं पे आपको लग रहा है उसको सजा देनी है तो कम करना है। हायरिंग से रेलेवेंट डिसीजन, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब आप अडॉप्ट करें। होने को तो और भी बहुत कुछ हो सकता। एडवांटेज क्या है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के? नंबर वन, डॉक्यूमेंटेशन। कहता है इसकी बेसिस पे ना एक प्रॉपर फाइल, एक रिपोर्ट आप जनरेट कर लेते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर आप क्या करते हैं, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में ले आते हैं। और ये जब भी अप्रेजल इंटरव्यू हो रहा होता है, ये तो ये फाइल आपके सामने आपकी परफॉर्मेंस रखी जाती है, इसमें बैड्स, गुड्स आपके सारे इंक्लूड किए हुए होते हैं। जो भी कुछ है उसमें आपकी परफॉर्मेंस ग्राफ सामने नजर आ रहा होगा। अच्छा किया, बुरा किया, जो भी था, स्ट्रक्चर। एक प्रॉपर फॉर्मल स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है, जो कि आपका लिंक क्रिएट करेगा बिटवीन सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉय। अगर कहीं पे फर्दर सुपरविजन की जरूरत है तो वो भी आप पर्टिकुलरली आपको प्रोवाइड की जाएगी। जहां पे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है उसके ऊपर आपको, उसके बाद कहता है फीडबैक। हर बंदा अपने बारे में जानना चाहता है ना, मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, अच्छा है या नहीं। कल को आपको एट द एंड रेजिग्नेशन, वो जनाब एक लेटर दे दें कि जी आपको फारिग किया जाता, तो उससे बेहतर नहीं है आप कंटिन्यूअस फीडबैक लेते रहें अपने सुपरवाइजर से। आप अपनी एक्सपेक्टेशन को क्लेरिफाई करते हैं इसमें, आप क्या चाह रहे हैं। और मैनेजमेंट को आप परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब है आप चाह रहे हैं ग्रो करना, आप चाह रहे हैं प्रमोट होना। फिर आपकी एनुअल प्लानिंग क्या है, आपका विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग क्या रोल है। मतलब अब कंपनी ने तो विद रिस्पेक्ट टू हायरिंग भी देखना है, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। फिर आपकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की नीड्स को भी देखना है। फिर जो गोल सेट किए थे वो क्या अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो ये तो बेसिस है इस चीज की। फिर कहता है ये जो आपकी कंपनसेशन स्ट्रेटेजी है बड़ी कंप्रीहेंसिव होनी चाहिए और हर चीज कवर हो, और आपको ये चीज क्लियर हो कि ये आप इसलिए अडॉप्ट किए हुए हैं ताकि आप इंप्रूव करना चाहते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को। अब डिसएडवांटेजेस क्या है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के? कहता है नंबर वन, वो क्रिएट करेंगे नेगेटिव एक्सपीरियंस। अब वो नेगेटिव एक्सपीरियंस क्यों है? जाहिर बात है, अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल एक प्रॉपर मैनर के अंदर नहीं हो रहा और एक सिर्फ बॉक्स बॉक्स टिकिंग एक्टिविटी है तो फायदा नहीं है उसका, वो ना करें। टाइम कंज्यूम अलग से करेंगे। परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए आपने एचआर में भी लोग रखे हुए हैं, बस वो इसी पर काम कर रहे हैं, बट उसका कोई आउटकम आ नहीं रहा। फिर नेचुरल बाइसेस भी आते हैं, मैनेजमेंट की तरफ से आएंगे। मैनेजर कुछ और चाह रहा है, आप कुछ और चाह रहे हैं, मे बी मैनेजर वाकई कुछ और चाह रहा है।
अब कहता है ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू आप फीडबैक जनरेट करते हैं, ये किन किन एरियाज को टारगेट करता है। नंबर 1, कौन से ऐसे एरियाज हैं जो कि आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। तो इसमें आपको बेसिकली टिप्स, वो तरीके जहां पे आपको कोचिंग की जरूरत है वो चीज प्रोवाइड की जाए ताकि आप वो चीज इंप्रूव करें। फिर आपका गेम प्लान क्या है इंप्रूवमेंट के लिए। कहता है मोटिवेशन और डायरेक्शन प्रोवाइड की जाए थ्रू फीडबैक। अचीवमेंट एंड अकम्पलिशमेंट की जब बात करते हैं, देखें जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं ना, इसमें दोनों बातें, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। तो मैनेजर का काम क्या है, डिक्लेयर करना आपकी अचीवमेंट्स और अकम्पलिशमेंट्स। अगर वो नहीं डिस्कस कर रहा है इसका मतलब है फिर वो कहीं कोई पर्सनल बाइस के अंदर इन्वॉल्व है। और कहते हैं इसमें आपकी सुपरवाइजर या आपके मैनेजर से 1-to-1 फेस टू फेस मीटिंग होनी चाहिए, मुंह पे आपको बताए ये चीज नहीं हो रही, ये हो रही है। एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर की बात करें, एम्प्लॉय का एटीट्यूड और बिहेवियर क्या है, ये सबसे ज्यादा की कंसर्न है एचआर का। मतलब बाज का तो आपका एम्प्लॉय आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता बट आपको पता नहीं लगता। फिर गोल्स क्या आपके नेक्स्ट ईयर के, वो आप उसे बताएं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएं, फिर इनको अचीव कैसे करना है, वो इस चीज के अगेंस्ट आपसे क्या चीज चाह रहा है। तो कहता है ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपरली कन्वे करें आप। जी जनाब पूछे यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो, कोई चीज क्लियर नहीं है तो।